बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था चैप्टर 9th क्लास की फ़िज़िक्स के ऊपर, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टडी किया था। मैंने उसके ऊपर आपको गाइड किया था कि किस तरह से आपने पेपर के लिए उसे तैयार करना है और सारा कुछ उसके मतलब मैंने आपको बताया था। अब मैं सेकंड चैप्टर की तरफ आता हूँ और सेकंड चैप्टर जो है वो लीड करता है पिछले चैप्टर्स को ही। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। अब ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में मैंने आपको पहली ब्रांच बताई थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या थी कि ये शाम की मोशन की स्टडी थी और उसकी वजूहात, मोशन की वजूहात को भी ये हम उसमें स्टडी करते थे। यानी मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये उसी के आगे हम लेके चलते हैं उस मैकेनिक्स को ही। तो उसमें उसके दो पार्ट उसने सब बना दिए। मैकेनिक्स का एक चैप्टर उसने बना दिया काइनेमैटिक्स का और दूसरा चैप्टर डायनामिक्स का। काइनेमैटिक्स जो है ये अगर आप प्रीवियस क्लासेस में देखें तो उसने लिखा हुआ है कि ये जो यूनिट है ये क्लास 4 से लिया गया है उससे आगे, और ये क्लास 10 में भी आप इसके मतलब जो है वो लीड करेगा ये क्लास 10 को, यानी फिजिक्स 10 क्लास की को जो है वो ये लीड करेगा। अच्छा, अब मैं आपको इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स के मतलब बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा स्कीम के मतलब दोबारा बताता चलूँ। अगर कन्फ्यूजन होगी लास्ट वाली तो आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको 12 एमसीक्यूज आने हैं, 9 चैप्टर हैं, तकरीबन एक सवाल हर एमसीक्यूज में से आएगा। एक एमसीक्यूज जो है हर चैप्टर में से ही आएगा, किसी में से 2 आएंगे, किसी में से 1 आएगा। उसके बाद शॉर्ट सवाल हैं, वो आपको 24 आने हैं, आपने 15 करने हैं, 30 नंबर उनके हैं। और उसके बाद 3 लॉन्ग हैं, उसमें से कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। आप 12 नंबर एमसीक्यूज के, 18 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस के, 30 ये बन गए और 30 शॉर्ट क्वेश्चंस के। अगर आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके आधे लॉन्ग भी आपके आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मेजर फोकस होगा वो एमसीक्यूज की तैयारी है और शॉर्ट सवालों की तैयारी है। लॉन्ग में वो आपको लास्ट वाले जो लेक्चर्स होंगे, 1-2 10वां या 11वां लेक्चर, उसमें मैं आपको सारे लॉन्ग जो हैं वो 4 चैप्टर्स के अच्छी तरह करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग अटैम्प्ट करने में, और आप 100% जो है वो पूरा का पूरा पेपर हल कर सकें आसानी से। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में जो मेजर बात की है वो है काइनेमैटिक्स। पहले इसकी तारीफ है वो मैं बताता हूँ। काइनेमैटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट डिस्कसिंग काज ऑफ मोशन, यानी अजसाम की मोशन की वजूहत को डिस्कस किए बगैर अजसाम की मोशन का मताला जो है वो काइनेमैटिक्स कहलाता है। अब उसमें मेजर कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो सबसे पहले रेस्ट और मोशन का है। यानी एक जिस्म जब हरकत करने के शुरू करेगा तो वो पहले रेस्ट में होगा, उसके बाद हरकत में आएगा। अगर वो हरकत करता हुआ रुकता है तो फिर वो रेस्ट में चला जाता है। रेस्ट और मोशन की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यानी अगर एक जिस्म सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में है, अगर वो सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन तब्दील करे तो वो मोशन में है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन 3 जो है वो मेजर हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकती हैं। आपने तीनों को अच्छी तरह करना है। और ट्रांसलेटरी मोशन में 3 और किस्म की मोशन आ जाती है, यानी रैंडम मोशन आ जाती है, सर्कुलर मोशन आ जाती है और लीनियर मोशन आ जाती है। ट्रांसलेटरी मोशन में जिस्म घूमे बगैर आगे की तरफ हरकत कर सकता है, हरकत करता है। वो हरकत है वो दायरानुमा रास्ते पे भी हो सकती है, कर्व सूरत में भी, या सीधी लाइन में भी हो सकती है। रोटेटरी मोशन में जो जिस्म होता है वो एक एक्सिस के गिर्द जो है वो घूमता है। और वाइब्रेटरी जो मोशन होती है उसमें जो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो जिस्म है बार बार अपनी हरकत दोहराता है। अब जब एक जिस्म जो है वो हरकत के लिए हरकत करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसकी एक पोजीशन होती है। पोजीशन जो है वो एक किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मुनासिब फासले को कहते हैं। उसके बाद जब वो जिस्म हरकत शुरू करता है तो जब वो हरकत में आता है तो या तो वो डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट। अगर तो वो कम से कम रास्ता जैसे जहाज़ की तरह जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर वो ऑन रोड जा रहा है मुख्तलिफ जगहों से घूम के तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, जहाज़ वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसके बाद डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, अगर एक जिस्म जो है वो डिस्टेंस एक किसी टाइम के लिहाज से कर रहा है तो वो उसकी स्पीड बन जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम के लिहाज से कर रहा है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी बन जाता है। फिर इसमें यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट सवाल सारे जो हैं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारे जो हैं वो शॉर्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर शॉर्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात पेपर में आता है, बल्कि इस दफ़ा भी 100 में से 80% चांस है स्केलर और वेक्टर का सवाल आए।
तो ये मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर ऐसी मिकदारें होती हैं जिनकी मुकम्मल वजाहत उनकी कीमत बताने से हो जाती है, मसलन टाइम, फासला, स्पीड वगैरह। और वेक्टर्स जो हैं वो ऐसी मिकदारें होती हैं जिनकी मुकम्मल वजाहत करने के लिए उनकी कीमत के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन बतानी पड़े, सिमत बतानी पड़े। फिर मैं ग्राफिकल के ऊपर बताऊँगा कि ग्राफ के ऊपर हम अगर हरकत कर रहे हैं, हम उसे ट्रेस करें तो किस तरह से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर रेस्ट में है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तब कैसा ग्राफ होगा, अगर उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसा ग्राफ बनाएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो चारों तीन जो है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग में। उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में से कुछ नहीं आता। ये एमसीक्यू टाइप बन सकता है कि व्हेन बॉडी मूव अपवर्ड, जब एक जिस्म ऊपर की तरफ जाता है तो जी की कीमत नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इस तरह से कोई एमसीक्यू बन सकता है और इसमें से कुछ नहीं आता। ये वाली जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। इसमें से दो ही लॉन्ग बनते हैं, कि इक्वेशन ऑफ मोशन का और एक ये टाइप्स ऑफ मोशन का बन सकता है अगर थ्योरेटिकल बनता है। और अगर न्यूमेरिकल बनता है तो एक्सरसाइज में से आपने 3 न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, 7वां 9वां और 10वां, वो बहुत लंबे हैं और एक दूसरे को लिंक करते हैं। इस वजह से आपने वो मश्क में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं 10 न्यूमेरिकल दिए हैं उनमें से 3 आपने छोड़ देने, बाकी 7 करने। वो बहुत आसान है, वो मैं आपको अलहदा से लेक्चर में सारे करके जो है वो बता दूंगा। अब इस चैप्टर में जो मेन हमारा फोकस है वो शॉर्ट्स वालों की तैयारी है और एमसीक्यूज की तैयारी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने याद क्या क्या करना है। हम टू द पॉइंट उस बात पे आते हैं। काइनेमैटिक्स की तारीफ है, तो ये यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है, हाईलाइट की, आपने ये याद करनी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द गुड डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी इल्जाम की मोशन की वजूहत को ज़ेर बहस लाए बगैर अशाम की मोशन का मताला काइनेमैटिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आती है। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में कहलाती है अगर वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन, यानी इर्द गिर्द के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में है। अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन तब्दील कर रही है तो वो मोशन में। अब इसमें थोड़ी सी है कि मतलब बस जो है वो बाहर बंदा जो खड़ा है, बस हरकत कर रही है, तो बाहर वाले बंदे के लिहाज से बस और उसके पैसेंजर मोशन में हैं। और जबकि जो बस के अंदर मुसाफिर बैठे हैं दो, वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करे, वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने हाईलाइट किया सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ है। तो इसमें एक जिस्म जो है वो मूव करता है एक लाइन के साथ, लाइन के ऊपर, और वो घूमे बगैर उसके ऊपर हरकत करता है। यानी इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ। जैसे ये आप डोली देख लें, ये जिस्म जो है वो इस लाइन के ऊपर हरकत कर रहा है और ये डोली घूमती नहीं है ऊपर, डोली को चक्कर नहीं आता, बल्कि सिर्फ क्या है उसके पैसेंजर बिल्कुल सही बैठे रहते हैं, डोली सही बैठी रहती है, और लेकिन ये इस लाइन के ऊपर हरकत कर रहा है। यानी जब एक जिस्म घूमे बगैर जो है वो सीधी या कर्व लाइन पे या दायरानुमा रास्ते पे हरकत करे तो उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट जो है इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। जैसे एक सीधी लाइन पे जो जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन करेगा उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे, ये वाली डेफिनेशन। और अगर वही जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है लेकिन वो दायरानुमा रास्ते पे कर रहा है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। और अगर ये मैंने हाईलाइट की ये डेफिनेशन कर लेने, अगर वो जिस्म बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहा है घूमे बगैर तो उसकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होगी, जैसे तितली की उड़ान है, इस तरह से कीड़े मकोड़ों की हरकत। अच्छा, नेक्स्ट जो बात होती है वो रोटेटरी मोशन है। शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो है ये स्पिनिंग मोशन करता है जिस्म अबाउट इट्स एक्सेस, यानी अपने एक्सेस के गिर्द जब एक जिस्म घूमता है तो उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसकी मिसाल आप साइकिल का व्हील ले लें, लट्टू ले लें, फुटबॉल को एक फिंगर पे घुमा लें, या आप स्टीयरिंग व्हील ले लें किसी गाड़ी का, तो एक फिक्स एक्सेस के गिर्द जो है स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपनी स्पिनिंग मोशन यानी घूमने वाली हरकत जो है वो करता है। तो इस तरह इसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन का। अगर कोई जिस्म अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करता है तो उसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। मिसाल के तौर पे ये पेंडुलम ले लें, पेंडुलम जो है वो ये इसकी मेन पोजीशन है, जब ये हरकत में आएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, ऐसे ही अपनी हरकत जो है वो जारी रखेगा। ट्रू एंड फ्रो मोशन इसकी जो बनेगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। ये बच्चा झूले में है तो ये रेस्ट पोजीशन में, जब ये ऐसे ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, तो ये एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी ऐसे हरकत जारी रखता है, इसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है।
इसी तरह स्केलर्स और वेक्टर्स का फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी पेपर में आना है, ये 80% चांस है इंशाल्लाह इसके। स्केलर जो हैं वो ऐसी मकदारें होती हैं जिनकी मुकम्मल वजाहत उसकी मैग्नीट्यूड बताने से हो जाए, एज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली, यानी जो मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकें बाई इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, उसकी सिर्फ कीमत से। इसकी मिसाल टाइम है, स्पीड है, फासला है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स आ जाते हैं। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी मुकम्मल वजाहत जो है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी सिमत बताकर हो, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलेरेशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये शॉर्ट में डेफिनेशन हो रहेगा, एक एग्जांपल आपने याद करनी है। उसके बाद ये एक सवाल बनता है यहाँ पे कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप उसमें लिखेंगे कि उसके ऊपर बार डाल के भी मुझसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोल्ड लेटर में लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके ऊपर एरो लगा के उसको ज़ाहिर किया जा सकता है। एक एरो जो है वो वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, ये वाली बार, ये उसकी कीमत को ज़ाहिर करती है, टेल, और जो हेड होता है उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। इस तरह से वेक्टर को ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से कुछ नहीं याद करना। अब यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन की तारीफ, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी जिस्म की लोकेशन या पोजीशन जो है, लोकेशन जो है वो उसकी पोजीशन कहलाती है। ये शॉर्ट में यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेनी। डिस्टेंस जो है वो किसी जिस्म का कम से कम दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम रास्ता जो है, रास्ते की लंबाई, ये वाली डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट है, और दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की कुल लंबाई जो है वो डिस्टेंस है। ये मैंने बाद में बयान किया। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी है। अगर एक जिस्म जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कवर करेगा तो उसकी स्पीड बनेगी, और इसको फार्मूला इसका ये है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इससे बात करते हैं कि अगर एक जिस्म की स्पीड होगी तो फिर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी अगर एक जिस्म जो है वो 2 सेकंड में अगर 2 मीटर का फासला तय करता है, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय करे, उससे अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय करे, तो इस तरह से आप ये समझेंगे कि वो जिस्म जो है वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये ग्राफ से भी आपको नेक्स्ट मैं अच्छी तरह बता दूंगा, ये यहाँ से याद करने वाली लिखी हुई है। उसके बाद वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी ये मीटर पर सेकंड है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब एक जिस्म जो है वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट तय करे। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल में आपको एक साथ ही करवाऊंगा। एक्सेलेरेशन की तारीफ आ जाती है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना, जो उससे आपके पास बॉडी में एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन पैदा होता है। अच्छा, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सेलेरेशन होगा। जब आप बड़ी वेलोसिटी को कम करते हैं, जीरो की तरफ आते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो रिटार्डेशन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। इसका फार्मूला आपने यहाँ से याद रखना है, इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और ये इसका यूनिट इज़हार करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की तारीफ। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में होती है अगर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी चेंज हो, यानी अ बॉडी said to be in uniform acceleration if the change in velocity is equal in equal interval of time, then the body said to be in uniform acceleration. A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal intervals of time. और बस इतना ही याद कर लें, आगे ये बात करनी तो ठीक है, हो ओवर शॉर्ट इंटरवल में भी, यानी हो जितना मर्जी शॉर्ट इंटरवल हो, यानी टाइम बेशक 1 सेकंड का हो या उससे भी कम सेकंड का हो, वो मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि उस जिस्म की वेलोसिटी में जो चेंज है वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी हो, एक जैसा हो। नेक्स्ट जो बात आपने याद करनी है वो यहाँ से आप ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। ये ग्राफ बनाना नहीं चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें एक जिस्म जो है वो रेस्ट पोजीशन में शो हो रहा हो, यानी ड्रा ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आप देखें कि जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करता। एक डिपेंडेंट चीज़ होती है, एक इंडिपेंडेंट चीज़ होती है। डिपेंडेंट ये है डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट होता है टाइम। टाइम हमेशा नीचे लेते हैं और बाकी जो डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं वो ऊपर की एक्सेस की वाई एक्सेस के ऊपर क्रॉस लेते हैं। अब देखें डिस्टेंस उसका अब यहाँ पे फिक्स हो गया, अब वो रेस्ट में चला गया, अब सिर्फ टाइम गुजर रहा है, तो ये उसका ग्राफ बन गया। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, आप ये देखें कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे वैसे यूनिफॉर्म आना चाहिए, कांस्टेंट गलत है, यूनिफॉर्म कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म का मतलब ये था कि वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्टेंस तय करना, 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड। अब डिस्टेंस भी देखें, 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। वक्त के मसावी वक्फों में उसका डिस्टेंस क्या है, मसावी है। तो इस तरह ये ज़ाहिर करता है कि वो जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बात करें तो वो वेरिएबल स्पीड में आप बेढंगा सा बना देंगे, पहले कहीं पे है, बाद में कहीं पे जा रहा है। न्यूमेरिकल, ये ग्राफ का न्यूमेरिकल कोई नहीं आता, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है, यानी आपकी स्पीड फिक्स होगी 4, अब आप इसी स्पीड से मूव करेंगे और टाइम गुजरता जाएगा, 4 ही फिक्स हो जाएगी, मूव करते जाएंगे। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब आपकी स्पीड जो है वो चेंजिंग यूनिफॉर्मली हो रही है, एक्सेलेरेशन का आप ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें देखें यूनिफॉर्म का मतलब है वक्त के मसावी वक्फों में चेंज भी मसावी है, 5 सेकंड का वक्फा, फिर 5 सेकंड का वक्फा, 2 मीटर पर सेकंड चेंज है, फिर 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ क्या ज़ाहिर कर रहा है कि वो जिस्म जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। नेक्स्ट जो हम बात की तरफ बढ़ते हैं वो एग्जांपल इसकी नहीं आनी है, इसको रहने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, वो मैं आपको सेपरेटली लॉन्ग जब करवाऊंगा तब सारे एक साथ ही करवा दूंगा। सेकंड और थर्ड जो है वो लाजमी पेपर में लॉन्ग में आती है। ये एक एमसीक्यू आ जाता है कि आप यूनिट कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड को कहेगा वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, और या फिर वो आपको कह देता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आए। अब इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो तकसीम 1000 करेंगे, ज़रब 3600 करेंगे, तकसीम 1000 ज़रब 3600। और जब इसके उलट आपने आना हो 20 मीटर पर सेकंड को जब आपने दोबारा कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो उसके फिर आपने ज़रब 1000 बटा 3600 कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको आपने किया मीटर पर सेकंड में। जब हम किलोमीटर से मीटर में आते हैं तो मीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ज़रब कर देते हैं 1000 से, और ये बटे में है तो बटे 100 में आर में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से ज़रब कर देते हैं। और इस तरह से आप जब भी किलोमीटर से मीटर में आएंगे ज़रब 1000 बटा 3600 करेंगे, और जब भी इसके उलट चलना हो मीटर से किलोमीटर में जाना हो तब आपने ज़रब 3600 तकसीम 1000 करना है। जब आपने क्या करना है, ज़रब 3600 तकसीम 1000, तब जब आपने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन कोई एक शॉर्ट सवाल में आ सकती है, बस यही कुछ है इस चैप्टर में से। और इसमें से कोई सवाल नहीं आता, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि जी की वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी होती है, नीचे की तरफ कितनी होती है। जो ऊपर की तरफ जाते हुए -10 लेते हैं, नीचे की तरफ आते हुए +10 लेते हैं। ए की जगह पे जी रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन में, और एस की जगह पे एच रिप्लेस कर देते हैं। जितना टाइम जिसम ऊपर की तरफ जाने में लेता है उतना नीचे आने में लेता है। ये सारी समरी बेलगा ऑलरेडी होगी, इसको करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ मैंने टिक किए हैं, कुछ आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो मैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और उसके बाद ये शॉर्ट सवाल ऑलरेडी हो गए हैं, वो मैंने करवा दी हूँ। न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं, आपने 7वां बहुत लंबा बन जाता है, 3 केसेस बनते हैं इसमें, वो बहुत मुश्किल है आए। 9वां और 10वां वैसे ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, वो ये भी नहीं करने। बाकी 7 न्यूमेरिकल आपने करने हैं। अब फिर इसमें से चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरेटिकल आए तो आप आसानी से इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे, और ये यूनिट नंबर 2 जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। आज जो है मैंने आपको यूनिट नंबर 2 की मुकम्मल वजाहत जो है वो बयान की है। इसमें मेरा फोकस रहा था मेन शॉर्ट सवाल के ऊपर और एमसीक्यूज के ऊपर, और आपने जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज पहले अच्छी तरह तैयार करने हैं, क्योंकि ये एक मेन आपका थीम है पेपर का। जिस बच्चे के शॉर्ट और एमसीक्यू सारे सही हो जाते हैं तो वो 50 नंबर तक आसानी से गेन कर लेता है। 42 इसके बनते हैं, उसका एक आध लॉन्ग भी इसका साथ सही हो जाता है। इसके बाद जब आप जब ये अच्छी तरह शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लेंगे तब मैं आपको लास्ट में 1-2 लेक्चर्स में इसके जो चारों चैप्टर्स के लॉन्ग है वो अच्छी तरह करवा दूंगा, वो भी आसान होंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो है वो आसानी से 50 नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन करके ही सॉल्व हासिल कर सकते हैं 60 में से। और जब आप लास्ट वाले 2 लेक्चर सुनेंगे तब इंशाल्लाह आप 60 बाई 60 नंबर जो है वो आसानी से गेन कर सकते हैं।
आज अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे मेंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जनरल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा। और आज के लिए इतना ही। आप आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उनको लाइक और शेयर करें, ताकि मैं जो फर्दर जो वीडियोस मैं बनाऊं वो आपको आसानी से मिल सकें, और आप उनको वॉच करके जो अपनी फ़िज़िक्स की जो तैयारी है वो आसानी से कर सकें। इस इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स 100% जो है वो आप अपने को एफिशिएंट देखेंगे पेपरों में, आप 100% नंबर गेन कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बहुत मखसूस सी है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें, लोगों को खुश रखें, खुश रहें, माँ बाप की खिदमत करें, बहन भाइयों से प्यार से रहें, अपने इर्द गिर्द जो लोगों की जो है वो देखभाल करें, और अल्लाह पाक आपको और मुझे हमेशा जो है वो रहमतों से नवाजता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।